Hello, students. I am Professor Ravindra Kumar Dubla, presently working at Government College for Women, Ambala City. Today, we will discuss the topic political views of Jay Prakash Narayan. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण जो कि भारतीय राजनीति के इतिहास में जेपी नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ और ये लंबे समय तक अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात लंबे समय तक जो है भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े रहे और भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन जो है करने का प्रयास इन्होंने किया और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। जयप्रकाश नारायण यदि इनकी विचारधारा को समझने का प्रयास किया जाए तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा से खासे प्रभावित नजर आते हैं और कार्ल मार्क्स, लेनिन, एम.एन. रॉय आदि वैज्ञानिकों से, आदि समाजविदों से ये काफ़ी प्रभावित रहे और इन समाजवादी और मार्क्सवादियों के अलावा ये भारतीय राजनीति के महानायक श्रीमान करमचंद गांधी जी से भी प्रभावित रहे और विनोबा भावे को भी इन्होंने अपना जो है एक तरह से मॉडल माना था। तो इन सभी विचारकों के कारण इनके जयप्रकाश नारायण के जो विचार हैं वो उनका झुकाव अधिकतर समाजवाद की तरफ या समाजवादी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की तरफ ज़्यादा रहा और समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना भी ये जो है करना चाहते थे। तो शुरू करते हैं इनके राजनीतिक विचार। जेपी के राजनीतिक विचारों में सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता संबंधी विचारों की। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता को बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार मानते थे और बेसिकली व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना और इसके अलावा स्वतंत्रता के संबंध में इनका मानना था कि जब तक व्यक्तियों को आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनाया जाता या जब तक उनकी आर्थिक समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के बाद ही उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की अनुभूति हो सकती है। वो अपने अन्य अधिकारों का तभी लाभ उठा पाएंगे जबकि वो आर्थिक रूप से जो है सक्षम होंगे। इनके स्वतंत्रता के संबंध में इनके विचारों में हम ये बात भी महत्वपूर्ण रूप से डिस्कस कर सकते हैं कि इन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया। नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से इनका अभिप्राय था कि व्यक्ति को नैतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर जो है सोचने की, आध्यात्मिक पूजा पाठ करने की और धर्म की स्वतंत्रता दी जानी परम अनिवार्य है और जब तक व्यक्ति को सोचने समझने की जो है स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, जब तक उसको अपने मन के अनुसार धार्मिक आचरण करने की, पूजा पाठ करने की
स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, या उसको किस प्रकार का उसने नैतिक व्यवहार करना है उसकी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, तब तक स्वतंत्रता के अधिकार के कोई मायने नहीं होंगे। तो मोटे तौर पर इनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हम प्रमुखता से रख सकते हैं, नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को हम प्रमुखता से रख सकते हैं। साथ ही इनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों में आर्थिक समानता को भी हम जो है महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना इनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं होते, क्योंकि लोगों की रोटी कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता है पूरी होगी, तभी वो राजनीतिक तौर पर जो है अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे। इसके अलावा इनके राजनीतिक विचारों में समानता के अधिकार पर विशेष बल दिया गया। तो वी कैन इलेबोरेट हिज व्यूज ऑन राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी इनके राजनीतिक विचारों का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके अनुसार भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक नस्ल भेद का जो है व्यवहार लगता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय लोगों को राजनीतिक, सामाजिक या फिर धार्मिक रूप से वो सम्मान नहीं दिया जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण का मानना था कि लोगों को समानता देने के लिए जो है, चाहे वो आर्थिक समानता है, राजनीतिक समानता है, या फिर वो सामाजिक समानता है, उसके लिए लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना जरूरी है। भेदभावों को दूर करना जो है वो जरूरी है। इनके अनुसार धर्म, जाति, भाषा, वंश, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, और इस प्रकार के भेदभावों को दूर करने के साथ ही लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो मिल सकती है, या लोगों को जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, या लोगों को जब तक सामाजिक समानता नहीं मिलेगी, यानी समानता के अधिकार में इनका अभिप्राय था कि लोगों से जो ट्रीटमेंट की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा वो असमानता पर आधारित थी। उसमें भाषा, वंश, रंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर, सभ्यता के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उससे काफ़ी ये त्रस्त थे, इसलिए इन्होंने समानता के बारे में अपने विचार रखे। इसके अलावा इनके राजनीतिक विचारों में नैतिक मूल्यों की बात हम करते हैं। नैतिक मूल्यों को यानी मोरालिटीज़ को इन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है अपने राजनीतिक विचारों में। इनका मानना था कि जो दिन प्रतिदिन की नैतिकताएं हैं, जैसे सच बोलना है, सहयोग करना है, परोपकार करना है, सहभागिता है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, इस प्रकार की जो ये नैतिकताएं हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन की या सामाजिक जीवन की जो नैतिकताएं हैं, इन सभी नैतिकताओं को ये राजनीति में भी राजनीति का हिस्सा बनाना चाहते थे, ताकि राजनीति का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो निखर जाए। राजनीति का जो राजनीति शक्ति पे आधारित ना रहे, राजनीति समाज सेवा पे आधारित हो जाए। इस प्रकार के ये जो विचार थे वो जयप्रकाश नारायण जी रखते थे। इनके राजनीतिक विचारों में नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं इनके लोकतंत्र संबंधी विचार या लोकतंत्र में विश्वास। जयप्रकाश नारायण हालांकि एक समाजवादी थे, एक आर्थिक समानता की बात करने वाले व्यक्ति थे, परंतु इन्होंने कभी भी पूंजीवाद को समर्थन नहीं दिया। इन्होंने हमेशा जो है आर्थिक विषमता को दूर करने की तो बात की, परंतु लोकतंत्र की कोष्ठ पे नहीं,
लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करके, लोकतंत्र को स्थापित करके ही ये लोगों को सामाजिक समानता जो है या आर्थिक समानता जो है वो देना चाहते थे। यानी मार्क्सवादी विचारों पे चल के और एम एन रॉय के विचारों पे चल के, ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि भाई ये लोकतंत्र का जो है विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र की कामना की जो कि समाजवाद पे आधारित हो, यानी समाजवादी लोकतंत्र में इन्होंने विश्वास जो है वो दिखाया। इन्होंने कहा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही या समाजवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही लोगों को उनके अधिकार और स्वतंत्रताएं जो हैं वो मिल सकती हैं। यहाँ ये बात वर्णन योग्य है कि इनका जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों का या राजनीतिक संगठनों का कोई स्थान नहीं होगा। जिस प्रकार के लोकतंत्र की बात जयप्रकाश नारायण करते हैं उसमें जो है राजनीतिक दलों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये दल रहित लोकतंत्र की बात करते हैं और ऐसे लोकतंत्र में जो है लोगों के समूह जो है वो राज करेंगे, या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, या फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत है, या फिर राज्य स्तर पर प्रांत पंचायत है या राज्य पंचायत है। इस प्रकार की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, दल रहित लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्श को खोजते हैं और उसकी कल्पना करते हैं। तो ये इनके लोकतंत्र संबंधी विचार हैं। इसके बाद केंद्रीयकरण का विरोध इन्होंने किया कि जो राज्य की जो शक्तियां हैं या शासन और प्रशासन की जो शक्तियां हैं वो एक ही सरकार के पास जो है वो केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ये भी इनका विचार था। यहाँ पे ये बात जो है बतानी बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार विनोबा भावे ने और जिस प्रकार महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था की बात की, जयप्रकाश नारायण पंचायती राज व्यवस्था से बहुत जो है प्रभावित थे और इनका मानना था कि यदि शक्तियों का केंद्रीयकरण कर दिया जाए तो उससे तानाशाही को प्रोत्साहन मिलेगा, सत्तावाद को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके विपरीत इन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात की, शक्तियों को विकेंद्रीकृत करने की बात की, शक्तियों को ग्राम स्तर पर या मंडल स्तर पर या जो है जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर विभाजित करने की बात की। और इन्होंने माना कि जो है शक्ति ग्राम स्तर तक जाए, शक्ति जो है उसका प्रभाव जिला स्तर पर भी रहे, शक्ति का प्रभाव जो है वो प्रांत स्तर पर भी रहे, और कम से कम प्रांत स्तर पर कम से कम और ग्राम स्तर पर कार्य और शक्तियां अधिक से अधिक रहें। तो तभी सभी व्यक्तियों का, सभी वर्गों के लोगों का ज़्यादा जो है वो फायदा हो सकता है, सभी लोगों के जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। इस प्रकार की विकेंद्रीकृत व्यवस्था की जो है इन्होंने बात की। इसके अलावा यदि इनकी विकेंद्रित व्यवस्था को और जो है गहराई से समझा जाए तो इन्होंने स्वयं कहा था कि जो कुछ मेरे मस्तिष्क में है उस पर गांधी जी का अक्सर जो है वो प्रभाव रहता है। यानी गांधी जी की बात को यहाँ ये स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार की ग्राम स्तरीय व्यवस्था, जिस प्रकार के लघु और कुटीर उद्योगों की व्यवस्था, जिस प्रकार की ग्राम पंचायतों की व्यवस्था महात्मा गांधी करना चाहते थे, उसी प्रकार से जो है जयप्रकाश नारायण भी प्रभावित थे। और ये भी जो है शक्ति को एक केंद्र में केंद्रित करने की बजाय उसको ग्राम स्तर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक शक्ति का जो केंद्र है उसके हाथ में देना चाहते थे, ताकि शक्ति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। इनका ये मानना था कि जितनी नीचे की संस्था होगी, यानी ग्राम स्तर की जो संस्था होगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य और शक्तियाँ दिए जाएं, क्योंकि उस लोगों का सबसे छोटी इकाई से ज़्यादा सरोकार रहेगा
और यदि शक्तियाँ और कार्य सबसे निचली स्तर की जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देंगे या पंचायत को देंगे शक्तियाँ और कार्य ज़्यादा, तो लोगों की भलाई भी ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि लोगों का जो संबंध है, लोगों का जो ज़्यादा सरोकार है, वो ग्राम स्तर पर अपनी ग्राम पंचायतों से ज़्यादा सरोकार है। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र की आलोचना। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने का विचार छुपा हुआ है। जयप्रकाश नारायण जो प्रचलित लोकतंत्र था भारत में, जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था भारत में थी, जिस प्रकार की दलीय व्यवस्था भारत में प्रचलित थी, जिस प्रकार से शासन और प्रशासन भारत में चलाया जाता था, उससे काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का मानना था कि जिस प्रकार भारत में चुनाव होते हैं और जिस प्रकार का आचरण भारतीय चुनाव में जो है राजनीतिक दल करते हैं, वो बहुत ही भ्रष्ट आचरण है। राजनीतिक दलों द्वारा जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, पूंजी के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और ऐसी जो है संकीर्ण भावनाओं के नाम पर, भेदभाव के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और वोटों का पोलराइजेशन किया जाता है। तो इसको वो किसी भी प्रकार से लोकतंत्रीय व्यवस्था नहीं मानते। राजनीतिक दलों को ये बहुत एक तरह से भ्रष्ट इंस्टीट्यूशंस का दर्जा देते हैं, भ्रष्ट संस्थाएं मानते हैं, क्योंकि राजनीतिक जो दल हैं वो लोगों से वोट तो ले लेते हैं, समर्थन तो ले लेते हैं, परंतु उनको फीडबैक कुछ अच्छी नहीं जाती समाज को, क्योंकि एक तरह से समाज का ये सहारा लेकर, समाज की वोट लेकर जो किसी भी राजनीतिक दल के जो उच्च पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो स्वतंत्रता का आभास लोगों तक नहीं जाने देते, स्वतंत्रता का आनंद लोगों तक नहीं जाने देते, अधिकारों को लोगों तक नहीं जाने देते, बल्कि अपने स्वार्थों की राजनीति करते हैं, अपने सेल्फ हितों की जो है राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, अपने लिए लड़ाई करते हैं। वो समाज के सेवक नहीं, बल्कि शक्ति को प्राप्त करके अपने अधिक से अधिक हितों को साधना चाहते हैं और अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। इस प्रकार के अवगुण ये भारतीय दलीय व्यवस्था में देखते हैं। तो इसलिए इन्होंने भारतीय लोकतंत्र की कई बार आलोचना भी की है। वो दलीय प्रणाली से बहुत ही दुखी जो है वो प्रतीत होते रहे हैं। इसके अलावा जो उनका नेक्स्ट विचार है राजनीतिक, उसको हम दल विहीन लोकतंत्र कह सकते हैं। ये क्योंकि ये जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, भारतीय दलीय व्यवस्था से काफ़ी नाखुश थे, इसलिए इन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया, नई अवधारणा दी, नया विचार दिया कि भारत को दल मुक्त कर दिया जाना चाहिए, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना भारत में की जानी चाहिए, बिना दलों के, बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की स्थापना का विचार जो है इन्होंने मौलिक विचार अपना दिया, जिसमें दलों का कोई स्थान नहीं होगा। दलों के स्थान पर इन्होंने बात की कि गांवों में जनता सर्वसम्मति से अपने सर्वोच्च सेवकों को मनोनीत करेगी, यानी ग्राम ग्राम स्तर पर लोग अपने सेवकों को मनोनीत करेंगे और ऐसे सेवक सामूहिक रूप में ग्राम पंचायतों या ग्राम मंडल का निर्माण करेंगे। सबसे पहले जो लोग हैं वो अपने लिए सर्वसम्मति से ग्राम सेवकों का निर्वाचन करेंगे और फिर ग्राम सेवक जो हैं वो ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे और ग्राम पंचायतें जो हैं फिर वो ग्राम मंडल का निर्माण करेंगे और फिर जो ग्राम मंडल हैं वो जो है वो जिला पंचायतों का जो है चुनाव करेंगे। जिला पंचायतें प्रांतीय पंचायतों का और प्रांतीय पंचायतें जो हैं वो केंद्रीय पंचायतों का चुनाव करेंगी। इस प्रकार से एक व्यवस्था, नए प्रकार की व्यवस्था जयप्रकाश नारायण ने भारत को दी थी कि राजनीतिक दल नहीं होंगे बल्कि इनमें लोगों के प्रतिनिधि सीधे तौर पर शामिल होंगे। इस प्रकार की संस्थाएं बनाई जाएंगी, इस प्रकार की पंचायतें बनाई जाएंगी, इस प्रकार के मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर या फिर प्रांत स्तर पर इस प्रकार की पंचायतें स्थापित की जाएंगी जो सीधे सीधे लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगी और जिसमें सीधे सीधे लोगों के सच्चे सेवक चुनकर सामने आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था जो है
जयप्रकाश नारायण करना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों में हम इनके अर्थव्यवस्था या समाजवाद संबंधी विचारों को भी जो है शामिल कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों में यदि इनके सामाजिक विचारों को या समाजवाद से संबंधित विचारों को इंक्लूड किया जाए तो हम पाते हैं कि ये आर्थिक समानता को स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि प्रत्येक मार्क्सवादी की तरह, प्रत्येक समाजवादी विचारक की तरह जयप्रकाश नारायण के ऊपर भी रूस की समाजवादी क्रांति जो कि 1917 में हुई उसका खासा प्रभाव देखने को मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप जयप्रकाश नारायण ने भारतीय लोगों की आर्थिक समानता के सिद्धांत को या आर्थिक समानता के अधिकार पर बहुत ज़्यादा जो है वो बल दिया। जयप्रकाश नारायण ने संपदा या संपत्ति के असमान वितरण को खत्म करने का जो है वो विचार दिया। इनका मानना था कि संपत्ति पर या उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, कृषि की भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, जो है संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए राज्य की अर्थव्यवस्था के ऊपर, राज्य की संपदा के ऊपर, राज्य की संपत्ति के ऊपर, राज्य की जमीन के ऊपर सामूहिक जो है सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का या पूंजीपतियों का अधिकार जो है वो संपत्ति पे नहीं होना चाहिए। उत्पादन और वितरण के साधनों के साथ समस्त जनता जुड़ी रहे, अपनी पंचायतों के माध्यम से, अपने जो है मंडल स्तर की पंचायतों के माध्यम से या जिला की पंचायतों के माध्यम से, राज्य स्तर की पंचायतों के माध्यम से जो है प्रत्येक व्यक्ति अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहे, अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार जो है व्यक्ति को अलग ना किया जाए, सभी व्यक्तियों को आर्थिक मुख्य धारा के साथ जोड़कर रखा जाए, अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में ना सौंपा जाए। ये इनके जो है समाजवादी विचार थे। इसके अलावा यदि इनके समाजवादी विचारों को का दूसरा पहलू देखा जाए तो इनका मानना था कि जो राज्य के जो बड़े उद्योग होंगे, राज्य के जो बैंक होंगे, यातायात के साधन होंगे, व्यापारिक संस्थान होंगे या बड़े उद्योग होंगे या कारखाने होंगे, उनका समाजीकरण जो है वो किया जाना चाहिए। वो निजी हाथों में नहीं जाएं, वो पूंजीपतियों के हाथों में ना नहीं जाए, वो बड़े बड़े लाले के हाथ में ना जाएं ये कोई भी साधन। इन पर सामूहिक जो है वो सबका अधिकार होना चाहिए। खेती के साधनों पर या कृषि की भूमि पर सामूहिक जो है एक तरह से जो सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए, सामूहिक अधिकार होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के पास भूमि नहीं होनी चाहिए। ये भी इनके सामाजिक विचारों में शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो हम इंक्लूड कर सकते हैं जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों में वो है सर्वोदय संबंधी विचार। इनके जितने भी हमने अभी तक विचार पढ़े, राजनीतिक विचार पढ़े, चाहे वो दल रहित राजनीति की बात है, चाहे वो इनके समाजवाद की बात है, चाहे वो इनके आर्थिक समानता की बात है, चाहे वो उत्पादन और वितरण के साधनों के समाजीकरण करने की बात है, वो सारे विचार कहीं ना कहीं इनके सर्वोदय संबंधी विचारों से लैस हैं, सर्वोदय संबंधी विचारों के तथ्य हैं, सर्वोदय संबंधी विचारों के लिए प्रेरणा है, सर्वोदय संबंधी विचारों के अंग हैं, सर्वोदय संबंधी विचारों को लागू करने के लिए एक तरह से सीढ़ियां हैं इनके अन्य विचार। क्योंकि सर्वोदय का जो विचार है उसका जो है सिंपल शब्दों में अर्थ है कि सबका उदय होना, सबका विकास होना, कि सभी को उनके मौलिक और अन्य अधिकार मिलना, सभी लोगों को जो है मुख्य धारा में शामिल करना, किसी भी एक व्यक्ति को पीछे ना छोड़ना, ये इनका सर्वोदय संबंधी विचार है। और सर्वोदय संबंधी विचार इन्होंने जो है महात्मा गांधी से लिया है, सर्वोदय संबंधी विचार इन्होंने विनोबा भावे से लिया है,
और यदि गांधी जी की भी बात करें, गांधी जी ने भी सर्वोदय संबंधी विचार को जो है जॉन रस्किन की पुस्तक से लिया है। उस पुस्तक का शीर्षक था अन टू दी लास्ट, अन टू दी लास्ट। यानी ये पुस्तक जो है रस्किन की ये पुस्तक थी। इसका गहरा प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर था और इसी प्रभाव के कारण गांधी जी ने भी सर्वोदय की बात की और उसी कारण जो है जयप्रकाश नारायण ने भी सर्वोदय की बात की। सर्वोदय से इनका अभिप्राय था कि सभी लोगों का सुख हो, सभी लोगों को जो है एक तरह से राजनीति में शामिल किया जाए, सभी लोगों की आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, सभी लोगों का विकास किया जाए। और ये तभी संभव होगा जब दल रहित लोकतंत्र होगा, जब ऐसा समाजवाद स्थापित होगा जिसकी ये जयप्रकाश नारायण कामना करते थे, जब ऐसी एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होगी जैसी कि ये जयप्रकाश नारायण चाहते थे। तो सर्वोदय के साधनों में इन्होंने भूदान यानी भूमि का दान करना और इसके अलावा ग्राम दान या संपत्ति दान को भी अहमियत दी है। इनका मानना था कि लोगों को जो भूमि लेस हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि दी जाए या फिर राज्य को जो है भूमि दी जाए। एक तरह से जो है संपत्ति का दान किया जाए जिनके पास संपत्ति की कमी है, ताकि लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, सभी लोगों को साथ लेके जो है वो चला जा सके। और सर्वोदय संबंधी विचारों में इनके जो है आध्यात्मिक विचारों का भी जो है वो प्रभाव है, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहता, धर्म सभी व्यक्तियों को साथ लेकर चलना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, दूसरे लोगों का परोपकार करना चाहता है, दूसरे लोगों को विकसित करना चाहता है। इसी तरह इनके सर्वोदय संबंधी विचारों में सभी लोगों को साथ लेके चलने की बात जो है वो स्वीकार की गई है। और जो बिल्कुल लास्ट व्यक्ति है, लास्ट मैन, जैसे अन टू दी लास्ट रस्किन ने भी कहा था कि बिल्कुल जो अंतिम व्यक्ति है उस तक जो है राज्य के साधनों का पहुंचना, उस तक अधिकारों का पहुंचना, उस तक स्वतंत्रताओं का पहुंचना, उस तक जो है विकास का पहुंचना लाजमी है। तो इसी तरह जयप्रकाश नारायण भी अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक जो है वो राज्य को पहुंचाने का काम करना चाहते थे और अंतिम व्यक्ति का विकास करना चाहते थे। तो यही उनके सर्वोदय संबंधी विचार हैं। इसके अलावा इनके राजनीतिक विचारों में स्थानीय संस्थाओं की हम बात कर सकते हैं, जैसे पंचायतों की बात हम कई बार कर चुके हैं। तो ग्रामीण स्तर पर ये पंचायतों का निर्माण करना चाहते थे, राजनीतिक दलों को समाप्त करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का भी यदि दृष्टिपात किया जाए तो हम पाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था भारत की संस्कृति में शामिल है, भारत के इतिहास में शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल के बाद से ही भारत में जो है वो शुरू हो चुकी थी। इसलिए भारत का इतिहास है पंचायती राज व्यवस्था का, तो अभी भी हमें पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुपालना करनी चाहिए, ये भी इनका मानना था। इसके अलावा राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की ये स्थापना करना चाहते थे। ऐसा समाज जिसमें कोई वर्ग ना हो, ऊंचा या निम्न वर्ग ना हो, जिसमें जो है समानता ही समानता हो, जिसमें स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता हो, जिसमें राजनीतिक दल ना हो, ऐसे और जिसमें राज्य ना हो, यानी मोटे तौर पर लोगों के समूह हों, लोगों के एक तरह से जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सामूहिक रूप से शासन और प्रशासन चलाएं, न कि राज्य चलाएं, न कि राजनीतिक दल चलाएं।
तो जो लोगों के संगठन हैं, जो लोगों के छोटे-छोटे समूह हैं, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर या प्रांत स्तर पर जो लोगों के अनुमोदित किए हुए लोग हैं, जो लोगों के चुने हुए लोग हैं, जो लोगों के जो है लोगों के मनोनीत किए हुए एक तरह से लोग हैं, वो सर्वसम्मति से ये सारा कार्य होगा। जो सर्वसम्मति से लोगों ने जिसको अपना नेता चुना है, उन वो सामूहिक रूप से जो है लोगों के लिए शासन और प्रशासन चलाएंगे, और राज्य का कोई स्थान नहीं होगा। इस प्रकार के विचार जयप्रकाश नारायण ने दिए हैं। और अंतिम हम पॉइंट डिस्कस करते हैं इनके राजनीति का आध्यात्मिकरण। जिस प्रकार महात्मा गांधी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे या धार्मिकरण करना चाहते थे, इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण ने भी राजनीति को नैतिक मूल्यों से अलग नहीं किया, राजनीति को धर्म से अलग जो है नहीं किया। धार्मिक या नैतिक जो मूल्य हैं या जो मान्यताएं हैं या लोगों के जो विश्वास हैं, नैतिक विश्वास हैं, जैसे सच बोलना है, सहयोग करना है, या फिर परोपकार करना है, या सबको साथ लेके चलना है, या सामूहिकता का एक तरह से एग्जाम्पल है, सामूहिक रूप से काम करना है, या फिर जो है सभी लोगों को साथ लेके चलना है। इस प्रकार के जो नैतिक विचार हैं, सत्य बोलना है, इस प्रकार के नैतिक विचारों पर ही ये राजनीति को आधारित करना चाहते थे। जिस प्रकार से नैतिक जीवन में जो है कुछ मूल्य होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं, उन्हीं मूल्यों को और उन्हीं नैतिकताओं को ये राजनीति का भी आधार बनाना चाहते हैं। तो ये थे जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार उनको ये ढालना चाहते थे, भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय जो है असमानताओं पे आधारित समाज में ये एक तरह से समानता को स्थापित करना चाहते थे, भेदभावों को दूर करना चाहते थे, और एक तरह से राजनीतिक दलों की समाप्ति कर कर सीधे सीधे लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहते थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।